खान करियर स्टडी चैनल पर आप लोग का स्वागत है। 12th एनसीईआरटी बुक बायोलॉजी का 4th नंबर चैप्टर आप लोग के सामने है, जो रिवीजन के तौर पे है। 2026 के एग्जाम में मददगार साबित होगा। इस वीडियो को वॉच करें, बढ़िया से देखें और समझें। चैप्टर का नाम है जनन स्वास्थ्य, अध्याय 4 है। इसमें 5 मुख्य बातों पर ध्यान देना है। पहली बात है जनन स्वास्थ्य समस्याएं और कार्यनीतियां। दूसरा है जनसंख्या विस्फोट और जन नियंत्रण। तीसरा है सकभरता का चिकित्सीय समापन। और 4th नंबर है यौन संचारित रोग, जिसे एसटीडी के नाम से भी जानते हैं। और लास्ट है वंध्यता। इसमें बात आती है जनन स्वास्थ्य की। तो जनन पहले से हम जानते हैं कि जनन क्या है। जनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने समान नई संतति को उत्पन्न करता है। यहाँ जनन स्वास्थ्य की बातें हो रही है। तो जनन संबंधी जितने भी अंग हैं उसका स्वस्थ होना होता है। तो बुक के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार जनन स्वास्थ्य का जो डिफिनीशन है, जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य। संपूर्ण में बहुत चीजें आती हैं, जैसे में शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक। तो एक अच्छा जनन स्वास्थ्य कहलाता है। एग्जाम पूछता है कि अच्छा जनन स्वास्थ्य क्या है, तो आप इसे लिख सकते हैं कि जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य या शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य एक अच्छा जनन स्वास्थ्य है। इसमें फर्स्ट टॉपिक है जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्यनीतियां। जनन स्वास्थ्य की समस्या क्या है और कार्यनीति क्या है। जनन स्वास्थ्य समस्या में के कारण जनसंख्या विस्फोट भी होता है, और जनन स्वास्थ्य में कुछ रोग के कारण कुछ बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ईस्ट इत्यादि के कारण रोग भी उत्पन्न होते हैं। और इसकी कार्यनीति क्या है, तो दिया है इसमें कि विश्व में भारत ही पहला ऐसा देश था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना और कार्यक्रमों की शुरुआत की। जो प्रथम कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था वह 1951 में हुआ था, और उसका नाम था परिवार नियोजन, जिसका आजकल हम लोग परिवार कल्याण के नाम से जानते हैं। परिवार नियोजन का मुख्य लक्ष्य हम दो हमारे दो का नारा है। आगे हम लोग देखेंगे इसमें जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण। जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी है, या एक तरह से कहें तो मृत्यु दर में कमी है और जन्म दर में वृद्धि है। इसको साबित करता है 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की जो जनसंख्या थी 2 अरब थी, जो 100 साल के बाद वह जनसंख्या बढ़कर 6 अरब हो गई। लगभग 4 अरब की बढ़ोतरी हुई। ठीक इसी प्रकार अगर अपने भारत देश की जनसंख्या को देखें तो आजादी के समय भारत की आबादी जो थी 350 मिलियन अर्थात 35 करोड़ थी, जो 2000 ईस्वी आते आते यानी 53 वर्ष पश्चात बढ़कर 1 अरब हो गई थी। यहाँ पे दिया हुआ है कि 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार यह वृद्धि लगभग 1.7% यानी प्रति 1000 में 17 व्यक्ति प्रति वर्ष थी। यानी 1000 अगर माना जाए तो पर ईयर 17 व्यक्तियों का जन्म होना। आगे इसमें दिया हुआ है कि इस वृद्धि दर से 33 वर्षों के दौरान ही हमारी जनसंख्या दोगुनी हो सकती है। तो इससे बचने के उपाय या जन्म नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। जन्म नियंत्रण के उपाय में क्या कर सकते हैं, तो यहाँ देखेंगे हम लोग लिखा भी है कि हम दो हमारे दो नारे के साथ प्रदर्शित किया जा सकता है, किया जाता है परिवार नियोजन में। वही अगर देखा जाए तो बहुत सारे जोड़े जो हैं विशेष शहरों में कामकाजी युवा दंपतियों ने अपनाया है हम दो हमारा एक। इसी तरह
अगर विवाह का समय को देखें, क्योंकि अगर असमय कुछ समय शादी होती है, कम उम्र में विवाह होता है, तो जनसंख्या बढ़ने के कारण हो सकते हैं। इसलिए विवाह का एक समय फिक्स हुआ है, जैसे स्त्री के लिए 18 वर्ष और पुरुष के लिए 21 वर्ष होना चाहिए। साथ ही जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्राकृतिक विधियों का भी उपयोग किया जाता है, किया जा सकता है। जैसे आर्तो चक्र के 10वें से 17वें दिन के बीच की अवधि में सहवास की क्रिया न करके, इसके बाद सहवास के दौरान अंत में बाह्य स्खलन कर देने से भी जनसंख्या नियंत्रण में मदद मिलती है। तीसरी बात है इसमें स्तनपान अनार्तव, यानी जब कोई मादा अपने शिशु का स्तनपान कराती है, लगभग वह मंथ 6 महीने के आसपास का होता है, उस दौरान सहवास के बाद भी जनसंख्या नहीं बढ़ता है, यानी शिशु की जन्म होने की दर न के बराबर होती है। आगे इसमें और भी सिस्टम है, रोध कर देना। रोध में यहाँ पे दिया हुआ है निरोध, जिसका दूसरा नाम कंडोम के नाम से जानते हैं। इसके उपयोग करने से जनसंख्या नियंत्रण में रहता है। आगे और भी है, निरोध में डायफ्राम है, गर्भाशय ग्रीवा टोपी है, वाल्ट इत्यादि है जिसका यूज होता है। साथ ही भारत में दूसरी प्रभावी और लोकप्रिय विधि भी है, जिसे अंतः गर्भाशय युक्ति, युक्ति का मतलब ही हो जाता है मशीन, उपकरण इत्यादि। इसको इंग्लिश में इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, शॉर्ट फॉर्म में IUD के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग करने से भी जनसंख्या नियंत्रित होती है। इसमें क्या क्या आते हैं युक्ति में, तो दिया है औषधि रहित IUD, एग्जाम्पल है इसका लिपेस लूप। दूसरा है तांबा मोचक IUD, इसका एग्जाम्पल है कापर टी, कापर 7 मल्टीलोड 375 कापर टी। तथा हार्मोन मोचक IUD, इसमें आता है प्रोस्टासट LNG-20 इत्यादि। इन सब का यूज करने से जनसंख्या नियंत्रित रहती है। इसके अलावा औषधियों का भी उपयोग होता है, जैसे सहेली नामक जो औषधि है जो जनसंख्या नियंत्रण में मदद करती है। इसके अलावा एक प्रक्रिया है बंध्यकरण। तो शल्य क्रिया विधियों द्वारा जो जनसंख्या नियंत्रण किया जाता है वह बंध्यकरण कहलाता है। बंध्यकरण में नर के जो अंडाशय से नली आती है शुक्रवाहक, उसे कट करके बांध दिया जाता है, तथा मादा में डिंबवाहिनी या अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब बोलते, इसे कट करके बांध देने की प्रक्रिया ही बंध्यकरण है। तो अगर पुरुषों में बंध्यकरण होता है तो उसे वासेक्टोमी बोलते हैं, और महिलाओं में जो बंध्यकरण होता है उसे नलिका उच्छेदन, इंग्लिश में ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। इस तरह से जनसंख्या नियंत्रण की बातें होती हैं, कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक है हम लोग का सगर्भता का चिकित्सीय समापन। चिकित्सीय समापन, सगर्भता यानी जाइगोट बनने के बाद, भ्रूण बनने के बाद अगर उसका समापन करना है, नष्ट करना है तो किसी कारणवश, तो उस टॉपिक का नाम हो जाता है सगर्भता का चिकित्सीय समापन। दिया भी है कि गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को प्रेरित गर्भपात या चिकित्सीय सगर्भता समापन, इसे इंग्लिश में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, शॉर्ट फॉर्म में MTP कहते हैं। अगर एग्जाम MTP पूछता है तो इस टॉपिक की जानकारी हम लिखेंगे। दे रहा है कि पूरी दुनिया में हर साल लगभग 45 से 50 मिलियन यानी 4.5 से 5 करोड़ चिकित्सीय सगर्भता समापन कराए जाते हैं, जो कि संसार भर की कुल सगर्भताओं का 1/5 भाग है। पूरी दुनिया में 4.5 से 5 करोड़ चिकित्सीय समापन होता है, और ये समापन ज्यादातर जानबूझकर और कुछ स्वैच्छिक रूप से भी इत्यादि, या कुछ बीमारी के कारण भी कराया जाता है। इस दौरान गर्भाशय से एमनियोसेंटेसिस नामक मतलब लिक्विड द्रव निकाला जाता है, उसका परीक्षण किया जाता है। अगर उसमें कोई बीमारी है
तो उसका चिकित्सीय समापन किया जाता है। दिया है कि सगर्भता की पहली तिमाही में या सगर्भता के 12 सप्ताह तक की अवधि में कराया जाने वाला चिकित्सीय सगर्भता समापन अपेक्षाकृत काफी सुरक्षित माना जाता है। 12 सप्ताह यानी 3 मंथ के अंदर जो चिकित्सीय समापन होगा वह शरीर के लिए अच्छा होता है। उससे अधिक समय होने पर खतरे का संकेत हो जाता है। आगे देखेंगे इसमें अगला जो टॉपिक है वो है यौन संचारित रोग। इसे इंग्लिश में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसे STD बोलते हैं और ज़्यादातर एग्जाम में STD क्या है करके एग्जाम पूछता है और उसका आंसर अब हम लोग देखेंगे। तो दिया हुआ है कि कोई भी रोग या संक्रमण जो मैथुन या सहवास द्वारा संचारित होते हैं उन्हें सामूहिक तौर पर यौन संचारित रोग या रतिज रोग या जनन मार्ग संक्रमण कहा जाता है। अपनी भाषा में अगर हम बात करें तो सहवास के दौरान नर से मादा में या मादा से नर में जो रोग प्रसारित होता है उसे यौन संचारित रोग या STD कहा जाता है। इसमें कौन कौन सी मुख्य बीमारियां आती हैं तो देखेंगे आप। सुजाक जिसे गोनोरिया के नाम से जाना जाता है, सिफिलिस, हर्पिस, जननिक परिस्पर्श जिसे जेनाइटल हर्पिज, क्लेमिडियता, ट्राइकोमोन्सता, लैंगिक मत्स्य, यकृत शोथ बी और हाल ही में सर्वाधिक चर्चित एवं घातक HIV जिसे एड्स के नाम से जानते हैं। यह सारी बीमारियां STD के अंतर्गत आती है। STD के अंतर्गत आती है। इस सब बीमारियों से बचने की उपाय करने चाहिए। इससे बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं तो 3 स्टेप है यहाँ पे। पहला स्टेप है किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध ना रखें, यानी अनैतिक संबंध ना रखें। एक नर का एक से अधिक स्त्रियों के साथ या एक स्त्री का एक से अधिक नर के साथ यौन संबंध नहीं रखना चाहिए, उससे STD जैसी बीमारियां प्रसारित होती हैं। दूसरा है कि सहवास या मैथुन के समय सदैव निरोध का इस्तेमाल करें। तीसरा स्टेप है यदि कोई आशंका है तो तुरंत ही प्रारंभिक जांच के लिए किसी योग्य डॉक्टर से मिले और रोग का पता चले तो पूरा इलाज कराएं। अगला टॉपिक है इसमें बंध्यता। अगर एग्जाम में बंध्यता पूछता है तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बंध्यता क्या है? बंध्यता एक तरह से बाझपन का संकेत होता है। ये ज्यादातर अपने देश में स्त्री को दोष दिया जाता है, जिसका जो सिर्फ स्त्री ही नहीं पुरुष भी हो सकता है इसका दोषी। तो इसमें दिया है कि भारत सहित पूरी दुनिया में बहुत से दंपति बंध हैं, यानी बांझ हैं, यानी वो जिनकी संतति उत्पन्न नहीं हो पा रही या नहीं हो सकती है। तो लिखा है या उन्मिक्त या असुरक्षित सहवास के बावजूद, उन्मिक्त या असुरक्षित सहवास के बावजूद वे बच्चे पैदा कर पाने में असमर्थ होते हैं। इसमें कुछ भी रीजन हो सकता है, मादा में अंडाणु का न बनना या नर में शुक्राणु का न बनना या बनने के बाद भी जिंदा न रहना या उनमें मोटाबिलिटी यानी सक्रियता की कमी होना, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें दिया हुआ है तो इसके जगह पर कुछ तकनीकों का भी यूज किया जाता है। उस तकनीक का नाम है सहायक जनन प्रौद्योगिकियां। इसमें क्या होता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक को शरीर से बाहर एक परख नली में संलयन कराया जाता है, युग्मनज बनाया जाता है और मोडुला तैयार करके फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जाता है। नहीं तो एम्ब्रियो बन जाए तब उसे गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। इन सब तकनीकों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले दे रहा है पात्रे निषेचन। पात्रे निषेचन तो कह रहा है कि पात्रे निषेचन के द्वारा भ्रूण स्थानांतरण ऐसा उपाय हो सकता है। इस विधि में क्या करते हैं? इस विधि में
जिसे लोकप्रिय रूप से टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें प्रयोगशाला में पत्नी का या दाता स्त्री, पत्नी के अंडाणु भी हो सकते हैं या किसी दूसरी मादा के अंडाणु भी हो सकते हैं, लेकर दाता रूप से प्राप्त किए गए शुक्राणुओं को एकत्रित करके प्रयोगशाला में संलयन कर युग्मनज का निर्माण किया जाता है। बने हुए युग्मनज को 8 ब्लास्टोमेयर तक स्थानांतरण फैलोपियन ट्यूब में किया जाता है। अंडडीभ वाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरण किया जाता है, या 8 से अधिक होने पर आप उसे फैलोपियन ट्यूब में नहीं गर्भाशय में स्थानांतरित कर सकते हैं। इसे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर IUT कहते हैं। जिन स्त्रियों में गर्भाधारण की समस्या रहती है उनकी सहायता के लिए जीवे निषेचन क्या होता है, तो इसमें विवो स्त्री के भीतर ही युग्मकों का संलयन से बनने वाले भ्रूण को भी स्थानांतरण के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। साथ ही इसमें दिया है कि दाता से अंडाणु लेकर स्त्री की फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इन सब विधियों से बंध्यता को दूर किया जा सकता है। आगे देखेंगे इसमें, तो आगे है कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। इसमें शुक्राणु को दाता पुरुष से निकालकर स्त्री के फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण होता है। एक है गर्भाशय वीर्यसेचन। इसमें क्या करते हैं, दाता पुरुष के शुक्राणु को सीधे गर्भाशय में या योनि में स्थानांतरित करते हैं, तो गर्भाशय वीर्यसेचन कहलाता है। दिया भी है कि इस तकनीक में पति या स्वस्थ दाता से शुक्राणु लेकर कृत्रिम रूप का मतलब हुआ मानव के द्वारा, दूसरे मानव के द्वारा कृत्रिम रूप से या तो स्त्री की योनि में या उसके गर्भाशय में प्रविष्ट किया जाता है